एंड एडवांस रबर निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। राष्ट्रपति ने जब आज देश को संबोधित किया तो देश की जहां एक और मौजूदा विकास की रफ्तार की सराहना की गई तो वहीं कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया गया। लेकिन आज के दिन की बात करें तो आज देश कल की सुबह का इंतजार कर रहा है जब 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और लगातार 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। लेकिन वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो सीबीआई ने वहां ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या का जो मामला था उसे लेकर जांच शुरू कर दी है। हर घर तिरंगा अभियान रफ्तार पकड़ रहा है और हर देशवासी इसके रंग में रंगा नजर भी आ रहा है। दिन की तमाम खबरें हैं साथ में, लेकिन आज के हमारा चर्चा का विषय रहेगा विभाजन की विभीषिका। हम सब जानते हैं कि ये हमारे इतिहास का काला अध्याय है, लेकिन इस अध्याय के बहुत से सबक हैं जो आज भी समझने बाकी हैं। उस वक्त की त्रासदी से लाखों लोग प्रभावित हुए, विस्थापित हुए, कितनों की हत्या कर दी गई, कितनी महिलाओं का अपहरण किया गया, दुष्कर्म किया गया और निर्मम हत्या की गई। वो सभी त्रासदी के पल आज हम याद कर रहे हैं ताकि दोबारा ये हमारे इतिहास का हिस्सा ना बन सके। क्या है सबक इस त्रासदी के जिन्हें आज भी हमें जानना जरूरी है? होगी आज न्यूज नाइट में इसी पर चर्चा, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को किया संबोधित। स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले देशभक्त और महानायकों को किया नमन। भारत के जल्द ही दुनिया की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का जताया भरोसा। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या मामले की जांच में सीबीआई की टीम ने संभाली कमान। साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस से की पूछताछ। मामले में ममता सरकार की लापरवाही सामने आने पर भाजपा ने साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में किया धरना और प्रदर्शन। नाराज चिकित्सकों ने भी किया पश्चिम बंगाल सरकार का विरोध। देश आज मना रहा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भयावह त्रासदी की पीड़ा झेलने वाले असंख्य लोगों को किया याद। कहा, विभाजन से प्रभावित बहुत से लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया और अपार सफलता अर्जित की। हर घर तिरंगा अभियान से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं देशवासी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाकर अभियान में हुए शामिल। कई जगहों पर रैलियों का भी किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराएंगे राष्ट्रध्वज। विकसित भारत एक्ट 2047 रखी गई है थीम। किसी भी अनहोनी को टालने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित सभी जगहों पर किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दूरदर्शन के सभी प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होगा मुख्य कार्यक्रम का आयोजन। और जुलाई 2024 में देश के निर्यात में 2.81% की वृद्धि दर्ज। 62.42 अरब डॉलर का रहा निर्यात। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान और परिधान निर्यात में दर्ज की गई वृद्धि। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के संबोधन से ही। 15 अगस्त को लेकर आजादी के रंगों और जश्न में देश सराबोर है और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब देशवासियों को संबोधित किया तो जहां एक ओर विभिन्न क्षेत्रों में देश के बढ़ते कदमों की, राजनीतिक लोकतंत्र से सामाजिक लोकतंत्र की मजबूती की सराहना की, तो साथ ही सामाजिक न्याय के संदर्भ में
लैंगिक समानता और क्लाइमेट जस्टिस की महत्ता को भी रेखांकित किया। साथ ही विकसित भारत के स्वप्न के लिए मिलकर काम करने का आह्वान भी किया। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और आजादी के आंदोलन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले देशभक्त, देश प्रेमियों और महान नायकों को भी नमन किया। राष्ट्रपति ने तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की 3 शीर्षस्थ अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हम शीघ्र ही विश्व की 3 शीर्षस्थ अर्थव्यवस्थाओं में स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार है। ये सफलता किसानों और श्रमिकों की अथक मेहनत, नीति निर्माताओं और उद्यमियों की दूरगामी सोच तथा देश के दूरदर्शी नेतृत्व के बल पर ही संभव हो सके है। हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बढ़ावा मिला है। इन सभी बदलावों में अगले दौर के आर्थिक सुधारों और आर्थिक विकास के लिए मंच तैयार कर दिया है, जहां से भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य हाशिए के वर्गों के कल्याण के लिए अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विविधताओं और बहुलताओं के साथ एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर भारत आगे बढ़ रहा है। राजनीतिक लोकतंत्र की निरंतर प्रगति से सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में की गई प्रगति की पुष्टि होती है। समावेश के साधन के रूप में अफर्मेटिव एक्शन को मजबूत किया जाना चाहिए। मैं दृढ़ता के साथ ये मानती हूँ कि भारत जैसे विशाल देश में कथित सामाजिक स्तरों के आधार पर कलहों को बढ़ावा देने वाले प्रवृत्तियों को खारिज करना होगा। न्याय शब्दों के सबसे व्यापक अर्थ में अनेक सामाजिक आयाम सम्मानित हैं। उनमें से 2 आयामों पर मैं विशेष रूप से जोर देना चाहूँगी। वे आयाम हैं स्त्री पुरुष के बीच न्यायपूर्ण समानता तथा क्लाइमेट जस्टिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि युवाओं के लिए सरकार ने कौशल, रोजगार और अन्य अवसरों को सुलभ बनाने के लिए पहल की है और इन सभी कदमों से विकसित भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। आज के युवा हमारी स्वतंत्रता की शताब्दी तक के अमृतकाल को यानी आज से लगभग 1/4 सदी के कालखंड को स्वरूप प्रदान करेंगे। उनकी ऊर्जा और उत्साह के बल पर ही हमारा देश नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। रोजगार और कौशल के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के माध्यम से 5 वर्षों में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। सरकार की एक नई पहल से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा अग्रणी कंपनियों में इंटर्नशिप करेंगे। ये सभी कदम विकसित भारत के निर्माण में आधारभूत योगदान देंगे। राष्ट्रपति ने विश्व पटल पर भारत के बढ़ते कद, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति और मिशन गगनयान का भी जिक्र किया। साथ ही लोकसभा चुनाव के त्रुटि रहित संचालन के लिए चुनाव आयोग और पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। अपने संदेश में उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का जिक्र करते हुए अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी के शिकार परिवारों के साथ एकजुटता भी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 15 अगस्त वो तारीख जब देश को आजादी मिली, लेकिन इसकी कीमत देश को विभाजन के रूप में चुकानी पड़ी। इस विभाजन ने त्रासदी का, विभीषिका का ऐसा विकराल रूप धारण किया जिसकी आग ने लाखों जानों को ले लिया। महिलाओं की अस्मिता लहूलुहान हो गई, बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। मानवता को शर्मसार करने वाले इतिहास के इन काले पन्नों से सबक लेने के लिए ही देश 14 अगस्त को मनाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। देश आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। इसे 1947 के विभाजन के दौरान विस्थापित और पलायन कर चुके लोगों की याद में मनाया जा रहा है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन असंख्य लोगों को याद किया जिन्होंने विभाजन की त्रासदी की पीड़ा को झेला। उन्होंने कहा, हम उन असंख्य लोगों को स्मरण कर रहे हैं जो विभाजन की भयावहता से प्रभावित हुए और बहुत पीड़ा सहन की। यह उनके साहस को श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी दिन है, जो विपरीत परिस्थितियों में उनकी मानवता की शक्ति को दर्शाता है। विभाजन से प्रभावित बहुत से लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया और अपार सफलता अर्जित की। हम अपने राष्ट्र में एकता और भाईचारे के बंधन की सर्वदा रक्षा करने की प्रतिबद्धता दोहराते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विभाजन की त्रासदी से जुड़ी कुछ कहानियों पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। सांप्रदायिक नफरत के चलते जो विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी उस समय हुई, जिसमें 10 लाख लोगों से ज्यादा काल कवलित हुए, शायद उस त्रासदी से हमारी आने वाली पीढ़ी रूबरू भी न हो पाती यदि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इनिशिएटिव न लिया होता। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्रियों ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर लखनऊ में मौन मार्च निकाला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इतिहास के उन काले अध्यायों से पर्दा उठाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 1947 की तारीख को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक तरफ देश को गुलामी के जंजीरों से मुक्ति मिल रही थी, तो दूसरी तरफ इसकी कीमत देश के विभाजन के रूप में मिल रही थी। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग बेघर हो गए। अनेक लोगों को आजादी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विकास सिंह और शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए अब इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलट कर देखते हैं और आपके सामने तस्वीर रखते हैं कि कैसे हमारे इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी जिसके आधार पर हम विभाजन की कगार पर पहुंच गए। शुरुआत होती है 1905 से। 1905 जब बंग भंग हुआ था, जिसको बंगाल विभाजन कहा जाता है। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, और इसीलिए उन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्र स्थापित करने के लक्ष्य के साथ बंग भंग कर दिया, बंगाल विभाजन कर दिया। याद है उस वक्त का बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था, जहां उस वक्त ओडिशा भी उसी का हिस्सा था, बिहार भी उसी का हिस्सा था इत्यादि, उसको और पूर्वी पाकिस्तान भी उसी का हिस्सा था। लेकिन 1906 जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ये एक और बड़ा इतिहास की ऐसी घटना थी जो विभाजन की ओर लेके जाता दिखाई दिया देश को। उद्देश्य यही था कि मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा की जाए, और इसी के कारण, मुस्लिम लीग के कारण ही हिंदू मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। लेकिन इसके आगे हम नजर डालें तो और भी पन्ने ऐसे हैं, तारीखें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती, क्योंकि 1937 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में एक सरकार गठन की बात हुई, तब मुस्लिम लीग की आकांक्षा प्रबल हो गई कि हम सत्ता कैसे कब्जा सकते हैं। 1940 वो साल था जब जिन्ना ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग देश की स्थापना की बात को सामने रखा। लेकिन उसके आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता जेलों में बंद हो गए थे, और उस मौके का फायदा उठाया मुस्लिम लीग ने, और इस मांग के साथ सक्रियता बढ़ाने का यही अवसर मिला मुस्लिम लीग को। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, सभी देशभक्त लगे हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ते हुए, लेकिन मुस्लिम लीग ने तब अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को, इच्छा शक्ति आगे बढ़ाने की इस अवसर को प्रयोग किया। उसके बाद 1946 आती है, जब कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया था। तो महत्वपूर्ण बात है समझना कि उस समय इस मिशन प्लान में हिंदू मुसलमानों को एक साथ रखने की ही प्रस्तावना इसमें शामिल थी। लेकिन उसके बाद दंगे जिस तरीके से भड़काए जा रहे थे देश के अलग अलग हिस्सों में, और वो नियंत्रित नहीं हो रहे थे, जैसे जैसे हालात बदतर होते जा रहे थे, उसी को देखते हुए 1947 में हमारे देश के नेताओं ने मंजूरी दे दी कि हम देश के विभाजन को तैयार हैं। अगस्त 1947 में बंगाल में जबरदस्त दंगे भड़के, और फिर सिंध प्रांत में भी ये सांप्रदायिक तनाव आगे बढ़ता चला गया। लेकिन
ये दंगे जो भड़के थे ये बहुत विकराल रूप ले रहे थे, न केवल बंगाल और सिंध में बल्कि आगे भी। आपको हम दिखा सकते हैं कि कैसे ये विभाजन आगे बढ़ता चला गया। जून 1947 को प्रक्रिया के तहत क्या कुछ हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो विभाजन का प्रस्ताव रखा था, जिन्ना और कांग्रेस ने उसको मंजूरी दे दी। उसके बाद जुलाई में ही इसको ब्रिटिश संसद ने भी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित किया और उसके बाद ब्रिटिश संसद में माउंटबेटन की डिकी बर्ड प्लान जो विभाजन का प्लान था उसको भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में मंजूरी मिल गई। और उसके बाद रेडक्लिफ को, सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया, जिसे भारत के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वो तो ये भी नहीं चाहता था कि पंजाब कहाँ है, बंगाल कहाँ है, लेकिन उसी को बुलाया गया कि भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारित कर दीजिए और उसने खींच दी रेडक्लिफ विभाजन रेखा और इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण हो गया। लेकिन ये जो विभाजन की आग भड़की थी, ये ग्रेट कलकत्ता किलिंग का इसको नाम दिया गया था, क्योंकि 16 अगस्त 1946, ध्यान रखिए आजादी से लगभग 1 साल पहले की बात है, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। क्या था ये डायरेक्ट एक्शन डे? हिंदुओं के खिलाफ एक्शन का फरमान जारी किया गया जिन्ना के द्वारा। सत्ता की लालसा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लो, एक्शन यानी मार डालो। अपनी मांगे मनवाने के लिए मुस्लिम लीग का ये अभियान डायरेक्ट एक्शन डे आगे बढ़ा। पूर्वी बंगाल का नोआखली ये पहला ऐसा इलाका था जहां इस एक्शन डे को जमीन पर कृतार्थ होता नजर देखा गया, क्योंकि दंगों का पहला गढ़ बन गया नोआखली। हफ्ते भर चले ये दंगे, लेकिन जरा सोचिए उसमें हजारों हिंदू मारे गए, सैकड़ों ऐसे हिंदू महिलाएं हैं जिनकी अस्मिता लूटी गई। हिंदुओं से वहां जजिया कर भी लिया जाने लगा। यहां तक हालात बदल गए थे नोआखली के, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। कलकत्ता में भी, तब का कलकत्ता जो आज कोलकाता कहलाता है, यहां भी भीषण दंगे शुरू हो गए। पश्चिम बंगाल में ये यानी कि पूर्वी भारत से जो आग उठी थी, पहले नोआखली फिर कोलकाता में, और 72 घंटों में 6000 की मौत, 72 घंटे मात्र 3 दिन, 6000 की मौत, 20,000 घायल, 1 लाख बेघर। ये वो आंकड़े हैं जिन्हें आधिकारिक रूप से कहा गया। जरा सोचिए, अनगिनत लोगों की मौत हुई। उसके बाद बंगाल से आ गई ये आग, विभाजन की आग, या यूं कहें सांप्रदायिक दंगों की आग। उस वक्त बंबई, पंजाब जहां कभी ऐसे दंगे नहीं हुए थे, वहां भी ये आग पहुंच गई और व्यापक स्तर पर ये जो सांप्रदायिक दंगे हुए, इसमें अनगिनत लोगों की मौत हो गई। 14 अगस्त से पहले, ये आंकड़े कुछ कहते हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत 14 अगस्त से पहले ही हो चुकी थी। हम विभाजन की बात करते हैं 14 अगस्त, लेकिन उससे पहले ही ये जो विभाजनकारी सोच सामने आ गई थी, उसकी वजह से बहुत से लोग जाने गंवा चुके थे। करीब 1.25 करोड़ लोग, आधिकारिक आंकड़ा, ये विस्थापित हुए थे, लेकिन वास्तविक आंकड़ा तो बहुत बहुत ज्यादा होगा। 55,000, ये कहा जाता है 55,000 हिंदू सिख महिलाएं हैं जिनका अपहरण किया गया, दुष्कर्म किया गया, इनकी हत्या कर दी गई। आधिकारिक रूप से कहा जाता है कि लगभग 20 लाख लोगों की मौत भी हुई, लेकिन हम समझ सकते हैं कि लाखों ही लोगों की इस विभाजनकारी का दंश उनको कह सकते हैं कि झेलना पड़ा। ये बहुत एक विभीषण, जो हम ये विभाजन की बात करते हैं, ये एक विभीषिका इसको इसीलिए नाम दिया गया कि हम सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त विभाजनकारी सोच किस कदर तक हावी थी, जिसके कारण भारत के 2 टुकड़े हो गए। शायद इसे टाला जा सकता था, लेकिन आज के दौर में क्या है, इसके सबक करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय
जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये बताऊँ माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से। माँ सारे हरियाणा में गाड़ी ना तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। ब्रह्मा लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। तो आज देश मना रहा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है विभाजन की विभीषिका से उपजे सबक। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर मक्खनलाल, जो जाने माने इतिहासकार हैं, और साथ ही अशोक टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर मक्खनलाल, एक बड़ा सवाल इसलिए, इससे पहले कि मैं सबक बनाऊं, क्योंकि आज की पीढ़ी कारण जानना चाहती है, लॉजिकल रीजनिंग करना चाहती है। ऐसे में एक सवाल जो अमूमन ये पूछा जाता है आज की पीढ़ी के द्वारा कि उस वक्त का भारत, हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, इतना फैला हुआ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज बुलंद की और आजादी ली, तो फिर ऐसा क्या था कि हम इस विभाजन को टाल नहीं सके? क्या ये विभाजन टल सकता था? मक्खनलाल जी, आपका म्यूट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। पहला तो क्या ये विभाजन टल नहीं सकता था? विभाजन क्यों हुआ, क्यों कैसे हुआ, इस पे बाद में जाएंगे। लेकिन विभाजन टल सकता था दो परिस्थितियों पे। एक तो अगर अंग्रेज चाहते तो विभाजन टल जाता। दूसरी, जिन्ना के स्वास्थ्य को लेकर पूरे देश में किसी को नहीं पता था कि इनका जीवन अगले साल सवा साल से ज़्यादा नहीं है, सिवाय इसके कि उनके डॉक्टर, जो डॉक्टर पटेल थे, उन्हें, और जब माउंटबेटन इंडिया में आए तब उन्हें भी ये पता चल गया था कि जिन्ना की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है। इसीलिए अगर आप ध्यान दीजिए, जब माउंटबेटन आए इंडिया में आज़ादी देने के लिए, तो उनको समय साल से 1.5 साल दिया गया था। लेकिन जब उन्हें खुफिया तौर पे पता लगा जिंदा की ज़िंदगी 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने से ज़्यादा की नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए कि वो जो 1.5 साल का समय लेके आए थे, उन्होंने कैलेंडर उलट दिया और कहा 6 महीने के अंदर हम आज़ादी दे देंगे। लिहाजा ठीक है ना, हर चीज जो बेहद आपाधापी में की गई,
तमाम देश दुनिया में अलग हुए। जी प्रोफेसर मक्खन जी, लेकिन वही बात पे सवाल उठता है कि क्यों गांधी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, क्यों हामी भर दी कि चलिए विभाजन होने दीजिए, क्यों नेहरू, क्योंकि नेहरू ने भी मोस्टली अपनी किताब में लिखा है, एक अंग्रेजी राइटर हैं जिन्होंने अपनी किताब में इस बात को लिखा है 1964 में जब नेहरू ने इंटरव्यू दिया था कि ये कारण रहा कि हम बहुत थक गए थे, बूढ़े हो गए थे इत्यादि तमाम बातें सामने रखी, इस वजह से हमने कहा चलो देश को आज़ादी मिले चाहे विभाजन हो जाए इत्यादि। लेकिन इसमें मैं वापस लौटूंगी, उससे पहले अशोक टंडन जी आपके पास आना चाहूंगी। आज हम बात कर रहे हैं कि हमें इस विभीषिका से सबक लेना चाहिए, लेकिन दुख होता है कि आज भी हालात कहीं ना कहीं वहीं खड़े दिखते हैं। प्रधानमंत्री ने जब पहले विभीषिका दिवस की घोषणा की तब अपने संबोधन में इस बात को सामने रखा कि हमें सद्भावना की ओर बढ़ना चाहिए, हमें एकता की ओर बढ़ना चाहिए और यही इसके एक सीख के तौर पर इसको लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि विडंबना है कि आज का भारत भी राजनेता हमारे विभाजन करो और राज करो की राजनीति पर ही आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, स्वतंत्रता के बाद ये जो विभीषिका थी इसको एक तरह से दबाने की कोशिश की। ये एक तरह से जनता में ये बात फैलाई गई कि आज़ादी हमने ले ली, लेकिन जो उसकी विभीषिका थी, त्रासदी थी, उसके बारे में कभी किसी ने चर्चा नहीं की। लेकिन जो लोग विस्थापित थे, जो भोगी थे, लाखों की संख्या के बहुत प्रियजन जो थे उस विभीषिका के शिकार हुए, वो कभी इस बात को भूले नहीं। और 15 अगस्त जब आता है, आज भी 78 साल होने को आ रहे हैं, तो वो जो पीढ़ियां हैं वो उसको विभाजन की जो त्रासदी है उसके रूप में देखती हैं। तो इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको विभाजन की त्रासदी के रूप में इसको एक तरह से लोगों में इसको कहा कि 14 अगस्त को हम ये त्रासदी को मनाएंगे, तो कम से कम आने वाली पीढ़ियों को पता तो चलना चाहिए कि उस समय विभाजन के समय क्या क्या त्रासदी हुई थी, कैसे कैसे लोगों को कठिनाई हुई थी। तो ये चीज़ जो अब शुरू किया गया है, इससे बहुत ही इसका असर नई पीढ़ी पर पड़ रहा है कि सचमुच में क्या ये सब हुआ था। तो जो आपने भी आज चित्रण दिखाया वो नई पीढ़ियों को ये बताएगा कि आज़ादी तो मिली लेकिन उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन अशोक जी, आज भी अगर हम देखते हैं तो चेहरे बदल गए हैं, तिथि बदल गई है, लेकिन घटनाओं का कमोबेश वही स्वरूप सामने नजर आता है। और आज तो बांटो और वोट मांगो और राज करो वाली राजनीति जहां देश में नजर आती है, इस वक्त आज बांग्लादेश पर भी नजर उठाकर देखनी होगी, कहीं ना कहीं 1947 से दोहराता हुआ नजर आता है। देखिए, ये जो विषय है इस पर हमारे दूसरे वरिष्ठ जो हैं वो इस पर प्रकाश डाल रहे थे। मैं वो उसमें ना जाकर केवल विभीषिका जो हुई, जिसको अब हम याद करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री ने जो इसके बारे में शुरुआत की है जी, वो अब उसको हम किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से देखते हैं उस दिन को, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या हम उस त्रासदी को जो भी उसके साथ हुआ उसको हम जो हैं विशेष तौर से जो पंजाब, हरियाणा, बंगाल, ये जो क्षेत्र हैं, ये उस त्रासदी से जो जो उनकी जनरेशन थी उनके बारे में भी क्या सोचते हैं। जी, बहुत कुछ किया गया पिछले 70-75 साल में, लेकिन जो आज आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या कोई हमने उससे सबक सीखा है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा सबक इसलिए भी नहीं सीखा गया कि इस त्रासदी के बारे में नए जो जनरेशन आई उनको कुछ बताया ही नहीं गया। तो ये जो शुरुआत हुई है, मैं समझता हूँ इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई देनी चाहिए। जी, तो यानी इतिहास को जानना जरूरी है अगर हम इतिहास से सबक लेना चाहते हैं। जी, प्रोफेसर मक्खन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मक्खनलाल जी, अभी मैंने बात की बांग्लादेश की, अभी हमने दिखाया भी है कि किस तरीके से बंग-भंग के साथ ये विभाजनकारी जो सोच है इसने आगे बढ़ना शुरू किया। उसके बाद मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई, लेकिन किन मायनों में पूर्वी भारत का उस वक्त का विभाजन जहां से सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हुई, कहां तक इसको समझना बहुत जरूरी है अगर हम विभाजन को, इसके परिप्रेक्ष्य को समझना चाहते हैं? अगर हम विभाजन को उसके परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं तो ममता जी, मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि दो चीज़ों का अध्ययन बहुत जरूरी है। एक तो विभाजन की वजहें क्या थी
और विभाजन से जुड़े हुए जो नेता थे उनकी मानसिकता क्या थी। और मुझे आज ये कहने में कोई संकोच नहीं होता कि आज की राजनीति की बात आपने टंडन जी से कही और बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बात किया, लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि आज के तमाम लीडर, तमाम नेता, उनका व्यवहार सुहारावर्दी और जिन्ना से भी बदतर है। वोट बैंक की राजनीति की बात कही उन्होंने, तो आज के तमाम नेता जिन्ना, सुहारावर्दी या और तमाम मुस्लिम लीग के नेताओं से बदतर है उनका व्यवहार। और इस बात को देख के मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन एक चीज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये राष्ट्र को कृतज्ञ होना चाहिए, और वो ये है, ममता जी, बहुत डॉक्यूमेंटेशन हुआ। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक पूरी टीम बिठाई थी रिसर्च के लिए कि आज़ादी के समय सिखों के ऊपर क्या हुआ, और वो पूरी की पूरी रिपोर्ट गुरचरण सिंह तालिब द्वारा एडिटेड है। एक बेहद सुंदर किताब अंग्रेज अफसर ने लिखा, कमिश्नर ने, जिनके बारे में कहा जाता है, पेंडेरल मून, जिनके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन के वन ऑफ द वाइजेस्ट ऑफिसर इन इंडिया। उन्होंने लिखा कि जिस तरह से उल्लंघन किया पाकिस्तान की सरकारों ने, जिस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, ऐसा लगता था कोई सरकार नाम की चीज नहीं। याद रखिएगा, वो बहावलपुर स्टेट के कमिश्नर थे उस पूरे रीजन का, और कहा कि ऐसा लगता था कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, और हिंदुओं की स्थिति गाजर मूली से भी बदतर हो गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रोफेसर मक्खन, आपने जो बात की शुरुआत की वहां आप कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर निशाना साध रहे थे, लेकिन मैं अपने सवाल पर वापस आना चाहूंगी, क्योंकि संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगी मैं कि किन मायनों में पूर्वी भारत से विभाजन की उठी आग महत्वपूर्ण है। ऐसी कौन सी जमीनी सच्चाइयां थी, तथ्य थे, जिसके आधार पर ये सांप्रदायिक आग पूर्वी भारत से उठी? क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि पूर्वी भारत और अब जो पूर्वी पाकिस्तान, जब बांग्लादेश बन गया है, वहां भी अब भी वो सोच और वो सांप्रदायिक आग आज भी काबिज है। इसीलिए हम समझना चाहते हैं कि कितनी महत्ता है विभाजन को पूर्वी भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने की। संक्षेप में पूर्वी भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने की एक चीज आपको बहुत बहुत क्लियरली सोचना है कि जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है जी, उसकी जियोग्राफी को अगर आप देखिए और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को देखिए, तो बार बार उन्होंने ये सोचा कि हम इसको अलग देश बनाकर और फिर घुसपैठ करके कॉन्टिन्यूसली हम बाकी हिस्से के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेंगे। और आप अगर 1947 से लेके आज तक का इतिहास पूर्वी भारत का देखिए, और पूर्वी भारत में आप वेस्ट बंगाल को भी शामिल कर लीजिए, ईस्टर्न बिहार को भी शामिल कर लीजिए, जिस तरह की राजनीति की गई है उसमें पूरा का पूरा इनका खेल था। और इनका का मतलब ये है कि जो ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, जो आज की बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, और भारतवर्ष के तमाम वो जिन्ना और सुहारावर्दी वो इसमें है कि ईस्ट पाकिस्तान को, एक बांग्लादेश को एक पूरा मोहरा बना के आसानी से भारत को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान एक किनारे पड़ गया है जी। ईस्ट पाकिस्तान पूरा का पूरा घिरा हुआ है भारतवर्ष से, जिसमें पूरे भारत में समस्या पैदा करने में ज्यादा आसानी। चलिए यहाँ पे अशोक जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि आज की अगर हम बात करते हैं, आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। इस बार के इंडिपेंडेंस डे का थीम भी हमारा यही है, विकसित भारत एक्ट 2047। ऐसे में हम जब एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की बात करते हैं और विकसित भारत की बात करते हैं, तो ये जो विभाजनकारी ताकतें वक्त वक्त पर सर उठाने का प्रयास करती हैं, कैसे आज हम इनसे पार पा सकते हैं? मुझसे कह रही हैं? जी जी अशोक जी आपसे सवाल। हिंसा बढ़ाने वाली, अलगाववादी, विभाजनकारी तत्व जो हैं वो समय समय पर सिर उठाते हैं। लेकिन अगर सरकार सक्षम हो, स्थायी सरकार हो, स्थायी नेतृत्व हो, सक्षम नेतृत्व हो, तो इन ताकतों को भी निपटने में बहुत सहायता मिलती है, हमारे सुरक्षा बलों को, हमारे सैनिकों को, अर्धसैनिकों। लेकिन उसके लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, वो कहीं ना कहीं जब कमजोर पड़ती थी तो ये ताकतें ज्यादा सिर उठाती।
आज समय आ गया है कि इन ताकतों को इकट्ठे होकर एकता के साथ निपटा जाए, और उसके लिए जो केंद्र में कुशल नेतृत्व है, ऐसे राज्यों में भी कुशल नेतृत्व होगा तो सरकारें जो हैं वो अपने अर्धसैनिक बलों और जहां आवश्यकता पड़ती है सेना को, जैसे हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, तो उनको भी एक तरह से ताकत मिलती है कि हमें इन ताकतों को कुचलना भी है और इनसे हमें निपटना है और इनको कमजोर भी करना है। तो ये जो आज दिवस मनाने का अर्थ भी यही है कि ऐसी सभी ताकतों को मिलकर एकजुटता के साथ निपटा जाए, और तभी हम विकसित भारत और जो हम आगे चलकर श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं वो किसी एक वर्ग की मेहनत से नहीं बनने वाला। और हर देशवासी को इसमें जुटना होगा और इसी सोच को भी लेकर आगे बढ़ना होगा। और जैसा हम जानते हैं कि जब भी कहीं सांप्रदायिक दंगे होते हैं, चाहे हम 1947 की बात करें या आज की बात करें, जिंदगियां तबाह कर देते हैं ये दंगे, और इसीलिए विभाजनकारी नीति को हर जगह दबाना बहुत जरूरी है। फिलहाल मेरे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि उस वक्त विभाजन की विभीषिका जिन लोगों ने सही, उन्हें अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। ऐसे में आइए मिलकर ये संकल्प लें अमृतकाल में कि हम देश की विभाजनकारी सोच को आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। आया के खड़ा है यार, आ गया घर बैठे। अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है, तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। तिरंगा सिर्फ झंडा मात्र नहीं है, बल्कि हमारे देश का अभिमान है तिरंगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जब हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया, तो देश के जन जन इससे जुड़ते नजर आए और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आइए देखते हैं आज देश में कैसे मनाया गया हर घर तिरंगा अभियान। राष्ट्र की आन बान और शान का प्रतीक यह तिरंगा जहां हमें एकता की डोर में पिरोता है, वहीं हमारी अस्मिता को भी व्यक्त करता है। हर घर तिरंगा अभियान हर भारतीय में राष्ट्र प्रेम के जज्बे को भरने का एक प्रयास है, जो हमें अपनी पहचान और राष्ट्रीयता से जोड़ता है।
देश के अलग अलग इलाकों में भी केंद्रीय मंत्री हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने निवास स्थल पर तिरंगा लहराकर इस अभियान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। केंद्रीय गृह मंत्री ने देशवासियों को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी हैदराबाद के नामपल्ली पब्लिक गार्डन में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। नामपल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने काफी बड़ी संख्या में लोग तिरंगे के साथ नजर आए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया और देशवासियों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत असम के डिब्रूगढ़ में आयोजित तिरंगा यात्रा बाइक रैली में शामिल हुए। उन्होंने रैली की शुरुआत कर शहीद कुशल कुंवर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। वहीं हर घर तिरंगा अभियान में राज्यों के मुख्यमंत्री भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ते हुए अपनी एक तस्वीर तिरंगे के साथ पोस्ट की है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता और आन बान शान का प्रतीक हमारा तिरंगा। हैशटैग हर घर तिरंगा फहराएंगे। जय हिंद। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने धलाई जिले के खुवाई ब्लॉक के रामचंद्र घाट चौमुहानी गांव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। तो वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव तिरंगा यात्रा में शिरकत किए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर पर तिरंगा फहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अन्य खबरों के साथ हाजिर होंगे, उससे पहले यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे। रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है। फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है। विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है। इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है। हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो, जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना, वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए
IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। देखा सवेरे तो पड़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ और दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वतंत्रता दिवस समारोह को उत्साह और गर्व से मनाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लाल किला सज चुका है और देश बेसब्री से सुबह का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अमृतकाल का ये आजादी का दिवस 2047 तक के विकसित भारत की संकल्पना को वास्तविक रूप देने के प्रयासों को देगा नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत एट 2047 है। ये समारोह 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। समारोह में 6000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। लाल किला पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव करेंगे। रक्षा सचिव दिल्ली क्षेत्र के GOC लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार का पीएम से परिचय कराएंगे। फिर दिल्ली क्षेत्र के GOC पीएम को सलामी मंच पर ले जाएंगे, जहां संयुक्त अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस गार्ड सामान्य सलामी देंगे। फिर प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे, जिसकी कमान कमांडर अरुण कुमार मेहता संभालेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद पीएम लाल किले की प्राचीर की ओर बढ़ेंगे, जहां रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। दिल्ली क्षेत्र के GOC प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्राचीर पर मंच तक ले जाएंगे। लेफ्टिनेंट संजीत सैनी राष्ट्रीय ध्वज फहराने में प्रधानमंत्री की सहायता करेंगे। इसे 1721 फील्ड बैटरी सेरेमोनियल के बहादुर बंदूकचियों द्वारा 21 तोपों की सलामी के साथ समन्वित किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के समय राष्ट्रीय सलामी देंगे। कमांडर विनय दुबे इस अंतर सेवा गार्ड और पुलिस गार्ड की कमान संभालेंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय सलामी के दौरान पंजाब रेजिमेंट मिलिट्री बैंड राष्ट्रगान बजाएगा। तिरंगा फहराते ही भारतीय वायुसेना के 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव लाइन S10 फॉर्मेशन में कार्यक्रम स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भाषण के समापन पर NCC कैडेट्स राष्ट्रगान गाएंगे। देश भर के विभिन्न स्कूलों के 2000 कैडेट प्राचीर के सामने ज्ञान पथ पर विशिष्ट रूप से निर्मित तिरंगा किट के साथ मेरा भारत लोगो बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और 15 अगस्त यानी स्वाधीनता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। और इस भव्य समारोह को जन जन तक और देश भर तक पहुंचाने के लिए, इसके सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। क्या है ये इंतजाम, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। गुरुवार यानी 15 अगस्त देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस। जी हां, देश 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हर भारतीय के लिए ये एक गर्व का दिन है और इस राष्ट्रीय पर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की टीम कई महीनों से मेहनत कर रही है। दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी हर गतिविधि को लोक प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रसारण के लिए पहली बार 4K कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधे प्रसारण के लिए करीब 40 कैमरे लगाए गए हैं। इसमें लाल किले पर 35 कैमरे लगाए गए हैं। इनमें वाइड एंगल लेंस के साथ 2 ब्यूटी कैम
4 रोबोटिक PTZ कैमरा और 4 जिमी जिब कैमरे जो डायनेमिक एंगल वाले खूबसूरत शॉट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा ज्ञान पथ पर ट्रैक एंड ट्रॉली पर कैमरा लगाया गया है। लाल किले के सामने चांदनी चौक की तरफ लगा क्रेन कैमरा फ्रंटल शॉट्स की खूबसूरती को और बढ़ा देगा। राजघाट भी आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ भी मल्टी कैमरों के जरिए हर गतिविधि को दिखाने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री यहाँ महात्मा गांधी की समाधि पर राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गौरतलब है कि दूरदर्शन के 150 से भी ज्यादा लोगों की टीम पिछले 3 महीने से भारत सरकार के अलग अलग विभागों के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में जुटी हुई है। दूरदर्शन इस देश का सबसे पहला चैनल होने के साथ ही सबसे बड़े नेटवर्क के लिए देश और दुनिया में भी एक अलग पहचान रखता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह आजादी का वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की इसी प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस भव्य समारोह की पल पल की खबरें आप तक पहुंचाएगा दूरदर्शन। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 15 अगस्त के जश्न में खलल ना पड़े, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी कमर कस ली है। दिल्ली के लाल किले इलाके के चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जगह जगह CCTV कैमरास लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस सादी वर्दी में भी तैनात है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पुलिस रेलवे स्टेशन से लेकर चप्पे चप्पे पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है, तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। राजौरी में जगह जगह पर वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। और फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज़ नाइट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े। ताऊ राम किस सोच में पड़ रहा है? क्या फसल वो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और MSP भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है? आड़ सारे देश में रुका पाट लिया। भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे MSP मिला करता, पर तय हर फसल के एक दाने की खरीद करेगी सरकार। यो देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करे। और वो भी नॉन स्टॉप। तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। और अब बात हो जाए राष्ट्रगान की, क्योंकि प्रख्यात संगीतकार और 3 बार ग्रैमी पुरस्कार से नवाजे गए रिकी केज ने राष्ट्रगान के सबसे बड़े गायन पाठ को लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के 14,000 छात्रों ने इसमें उनका साथ दिया, लेकिन साथ ही संगीत क्षेत्र की कुछ बड़ी हस्तियां भी हैं जो इसमें इस रिकॉर्ड को बनाने में उनके साथ जुड़ी रहीं।
नई स्वर लहरी और दिग्गज संगीतकारों का साथ रिकी केज ने राष्ट्रगान के अनोखे अंदाज की ऐसी छटा बिखेरी कि करोड़ों लोग मंत्रमुग्ध हो गए। ये दृश्य है प्रख्यात संगीतकार और 3 बार के ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज के राष्ट्रगान के नए संस्करण का, जिसने इतिहास रच दिया। रिकी केज ने ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के लगभग 14,000 आदिवासी छात्रों के साथ मिलकर राष्ट्रगान के सबसे बड़े गायन पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसे आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी किया गया। खास बात यह है कि राष्ट्रगान के इस नए संस्करण में रिकी केज के साथ दिग्गज बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और राकेश चौरसिया, संतूर वादक राहुल शर्मा, नाद स्वरम वादक शेख महबूब सुबहानी और कालीशाबी महबूब, सरोद वादक अमान अली बंगश व अयान अली बंगश, वीणा वादक जयंती कुमारेश और कर्नाटक के प्रमुख ताल वादक गिरिधर उडुपा जैसे दिग्गजों ने संगत की। इस असाधारण आयोजन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो पहले अमेरिका में स्वीट एडिलिन्स इंटरनेशनल के नाम था। राष्ट्रगान के वीडियो में बच्चे भारत का मानव मानचित्र और हिंदी और अंग्रेजी में भारत शब्द बनाते हुए नजर आए, जिसको देखकर एक अलग तरह की अनुभूति महसूस होती है। रिकी केज के इस अनूठे प्रयास को भारतीयों को समर्पित करते हुए कहा है कि इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का साथ आना संगीत की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा, यह हमारी विविध विरासत का उत्सव है और मुझे इस बात पर अविश्वसनीय रूप से गर्व है कि हमने एक साथ क्या हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत के ओलंपिक पदक विजेताओं और पेरिस 2024 ओलंपिक्स के प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि देश को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। वहीं एथलीट्स ने सरकार को उसके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं 6 ऐसी स्पर्धाएं रहीं जहां भारतीय खिलाड़ियों को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं हम देश से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जुलाई 2024 में देश का निर्यात दर बढ़कर 2.81% हुआ। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि जुलाई में निर्यात 62.42 अरब डॉलर का रहा है। इस वृद्धि ने साबित कर दिया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। देश में 3 नई रामसर साइट्स को नई पहचान मिली है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि अब हमारे देश में रामसर साइट्स की संख्या 85 तक पहुंच गई है, जो भारत में लगभग 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने और आर्द्र भूमियों को अमृत धरोहर कहने और उनके संरक्षण के लिए लगातार किए जा रहे कामों का परिणाम है। दिल्ली में स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज यानी कि स्कोप की ओर से एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा का विषय था विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में कॉर्पोरेट इंडिया की भूमिका। स्कोप के निदेशक अतुल सोबती ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी होगी। स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 25 अधिकारी जवान पदक से किए जाएंगे अलंकृत। सम्मानित किए जाने वाले अधिकारियों में 15 अधिकारियों को वीरता पदक, 9 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा पदक दिए जाएंगे। वहीं असिस्टेंट कमांडेंट आनंद सिंह रावत को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाएगा। देश की पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल्स हुए शुरू। पेनेसिया बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर इस वैक्सीन का कर रहे हैं निर्माण। डेंगू के खिलाफ इस पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम डेंगी ऑल रखा गया है। मेड इन इंडिया मारुति सुजुकी के एक्सपोर्ट पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जताई खुशी। कहा कि 1600 से ज्यादा मेड इन इंडिया मारुति एसयूवी का एक कंसाइनमेंट पहली बार जापान को किया गया निर्यात। पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार ने भारतीय विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की हैं। इसने ब्रांड इंडिया के विश्व स्तर पर पहचान बनाने में मदद की है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।